न्यूयॉर्क शहर की राजनीति में ना एक नया नाम उभर कर आया है, ज़ोहरान ममदानी। और उनकी जीत के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है उनके नजरिए की, जिसे वो कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख है, पसमंदा democracy.com पर छपा था, जो इसी पर रोशनी डालता है जी। तो कोशिश ये रहेगी आज कि समझें कि ममदानी के विचार आखिर हैं क्या, उनकी पृष्ठभूमि का क्या असर है, और ये जो जीत है उनकी, इसका अमेरिकी राजनीति पर और समाजवाद की जो पुरानी समझ है उस पर क्या असर पड़ेगा। ममदानी, जैसा आपने बताया, युगांडा में जन्मे हैं, भारतीय मूल के हैं, और वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क का मतलब सिर्फ ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होनी चाहिए। सही बात है। बल्कि जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए जिंदगी किफायती हो, सम्मानजनक हो। तो सवाल यही है कि ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद का उनका अपना वर्जन है, क्या ये वाकई कुछ नया है या वही पुरानी बातें? चलिए देखते हैं जरा। हाँ, ये सवाल अहम है। तो जब ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो कोई पुरानी मतलब घिसी पीटी व्यवस्था वापस लाना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके जो प्रस्ताव है उनको देखें तो लगता है जैसे वो बाजार की जो एनर्जी है, हाँ। और जो नागरिकों की भलाई है, हाँ। उसके बीच में कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश में है। मेन चीजें क्या है उनके एजेंडे में? किराया नियंत्रण, हाँ। सबके लिए मुफ्त सार्वजनिक बसें, हाँ। और यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। ये सुनने में तो मतलब बहुत बड़े वादे लगते हैं। हाँ, बड़े वादे तो हैं, लेकिन ये सिर्फ आप कह सकते हैं खोखले वादे नहीं लगते। ये न्यूयॉर्क शहर की जो जमीनी हकीकत है ना, उसका सीधा जवाब दिखते हैं। अच्छा, कैसे? जरा सोचिए, न्यूयॉर्क में लाखों लोग हैं जिनकी आधी से ज्यादा कमाई, आप मानेंगे नहीं, सिर्फ घर का किराया देने में चली जाती है। आधी से ज्यादा? बाप रे। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स तो कहती हैं कि कई इलाकों में 60% तक भी। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें हैं, सबवे है, जरूरी तो है, पर उनकी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है। खासकर जो कम आय वाले परिवार है उनके लिए तो एक बड़ा बोझ है। ममदानी ने इसे बहुत सीधी सरल भाषा में कहा है, इस शहर को रहने लायक बनाना है, सस्ता बनाना है। ये एक ऐसी बात है जो हर उस आम न्यूयॉर्कर को कनेक्ट करती है जो रोज की महंगाई से जूझ रहा है। लेकिन यहीं पर वो शक वाला कीड़ा भी काटता है ना। अगर हम इतिहास देखें, सरकार जब चीजों को कंट्रोल करती है या सरकारी स्टोर चलाती है, जैसे अपने यहाँ भी तो था, राशन की दुकानें। हाँ बिल्कुल। मकसद तो अच्छा था कि भाई जरूरतमंदों तक सस्ता सामान पहुंचे, पर हुआ क्या? वही लाल फीताशाही, करप्शन, सामान की क्वालिटी खराब, लंबी लंबी लाइनें। वो अनुभव तो है। तो क्या ममदानी के मॉडल पर भी वही पुराने सवाल नहीं उठते? कहीं ये वही कहानी फिर से तो नहीं दोहराएगा? देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज है, और शायद यही पर ममदानी का नजरिया जो है वो पारंपरिक समाजवाद से थोड़ा हटकर है। वो सीधे सीधे हर चीज पर सरकारी कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। उनका जोर है टेक्नोलॉजी और एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों को सोशल सिक्योरिटी पॉलिसीज के साथ मिलाने पर। सब्सिडी देने का जो तरीका है उस पर उनका विचार बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि हमें इनपुट पर सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। इनपुट पर नहीं? मतलब पैसा या संसाधन लगाने पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आउटकम्स पर, यानी नतीजों पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। नतीजों पर सब्सिडी, ये थोड़ा नया लग रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे बस सेवा के मामले में ये कैसे काम करेगा, समझाएंगे जरा? हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि सरकार, मान लीजिए, खुद मुफ्त बस सेवा चलाने के बजाय जो प्राइवेट या पब्लिक बस कंपनियां हैं उनको पेमेंट करे उनके परफॉर्मेंस के आधार पर। परफॉर्मेंस मतलब सरकार चाहती है कि बसें टाइम पर चलें, उनमें भीड़ कम हो, तो वो कंपनी को इस बात के लिए पेमेंट करेगी कि उसकी कितनी बसें तय टाइम पर अपने रूट पर चलीं, या फिर पीक आवर्स में जब ऑफिस आने जाने वालों की भीड़ होती है तब बसों में कितनी सीटें खाली थीं, अवेलेबल थीं। ओह, अच्छा। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जीपीएस ट्रैकिंग से टाइम का पता चल सकता है, सेंसर से सीटों की उपलब्धता पता लग सकती है। और ये सिर्फ कल्पना नहीं है, सिंगापुर और पेरिस जैसे शहरों ने बिल्कुल इसी तरह के परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यानी नतीजों के आधार पर पेमेंट। हाँ, नतीजों पर आधारित अनुबंध। इससे उन्होंने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को काफी बेहतर और एफिशिएंट बनाया है। वहाँ सरकार जो है वो सर्विस प्रोवाइडर को उसके नतीजों के लिए जिम्मेदार ठहराती है। तो ये सिर्फ पैसा देने का तरीका नहीं, बल्कि सर्विस की क्वालिटी सुधारने का भी एक टूल बन गया। लेकिन इसमें चुनौतियां नहीं होंगी, जैसे ये नतीजे सही कैसे मापेंगे, और ये कैसे पक्का करेंगे कि कंपनियां सिर्फ आंकड़े सुधारने के लिए सिस्टम से कोई चालाकी ना करें? बिल्कुल, चुनौतियां तो होंगी ही।
नतीजों को डिफाइन करना, फिर उन्हें बिना किसी पक्षपात के मापना, ये मुश्किल काम है। और हाँ, गेमिंग द सिस्टम का खतरा तो हमेशा रहता है। हाँ। लेकिन मिमदानी का जो अप्रोच है उसमें ट्रांसपेरेंसी और टेक्नोलॉजी पर जोर शायद इसी का जवाब है। डेटा को पब्लिक करना, इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाना, लगातार मॉनिटरिंग रखना, ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। ये मॉडल मानता है कि सरकार का काम सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसा खर्च करना है और नतीजों की मांग करनी है। स्मार्ट फंडिंग। यही सोच उनकी आवास यानी घरों के मामले में भी दिखती है। देखिए, जो सख्त किराया नियंत्रण होता है ना, उससे कई बार क्या होता है कि मकान मालिक मार्केट से बाहर हो जाते हैं या नए घर बनना कम हो जाते हैं। हाँ, सप्लाई कम हो जाती है। बिल्कुल। तो उसके बजाय मंतनानी जरूरत आधारित वाउचर की बात करते हैं। मतलब सरकार उन किराएदारों को सीधे मदद दे जिन्हें वाकई जरूरत है, ताकि वो बाजार में जो घर मौजूद है उनका किराया दे सकें। ये मदद डिजिटल वाउचर के रूप में हो सकती है। अच्छा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही। और इसके साथ साथ वो नए घर बनाने को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और जोनिंग नियमों में सुधार की भी बात करते हैं। जोनिंग नियम ये क्या होते हैं और इनका घरों की कीमत से क्या लेना देना है, ये थोड़ा समझाएंगी? हाँ, जरूर। जोनिंग नियम दरअसल वो लोकल कानून होते हैं जो तय करते हैं कि शहर के किस इलाके में किस तरह की बिल्डिंग बन सकती है, कितनी ऊंची, उसमें कितने परिवार रह सकते हैं, दुकानें खुल सकती हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। अच्छा। कई बार ये नियम इतने सख्त होते हैं कि नई रिहायशी इमारतें बनाना मुश्किल या बहुत महंगा हो जाता है। नतीजा, घरों की सप्लाई कम रहती है और कीमतें आसमान छूती हैं। समझ गया। तो जोनिंग सुधारों का मतलब है इन नियमों को थोड़ा आसान बनाना, ताकि ज्यादा और अलग-अलग तरह के घर जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बन सकें। इससे सप्लाई बढ़ेगी और कीमतों पे शायद कुछ लगाम लगेगी। तो आप देखिए, यहाँ भी डबल स्ट्रैटेजी है। एक तरफ जरूरतमंदों को सीधी मदद यानी वाउचर, और दूसरी तरफ मार्केट में सप्लाई बढ़ाने के उपाय यानी जोनिंग सुधार। तो कुल मिलाकर ये जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात हो रही है, ये एक नई मतलब ज्यादा प्रैक्टिकल तस्वीर पेश कर रहा है, जहां लक्ष्य तो समाज कल्याण का ही है, लेकिन उसे पाने के तरीके पुराने ढर्रे वाले नहीं हैं, बल्कि ज्यादा स्मार्ट, टेक बेस्ड और जवाबदेह हैं। आप इसे इस तरह देख सकती हैं। ये उस तरह की कमांड इकोनॉमी नहीं है जहां सरकार ऊपर बैठकर सब कुछ कंट्रोल करती है। हाँ, बल्कि ये एक न्यायपूर्ण बाजार या जस्ट मार्केट बनाने की कोशिश है। यहां राज्य खुद सब कुछ करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि एक रेगुलेटर की भूमिका में है, एक फैसिलिटेटर की और एक गारंटर की। नागरिक, बाजार और सरकार, ये तीनों मिलकर एक ऐसा सेफ्टी नेट बनाते हैं जो कामकाजी लोगों को गिरने से बचाता है। जोर सरकारी कंट्रोल पर उतना नहीं है जितना सरकारी जवाबदेही और नतीजों पर है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में एक और रंग डालते हैं। जोरान ममदानी का अपना तजुर्बा, उनका युगांडा में पैदा होना, भारतीय मूल का होना, एक प्रवासी के तौर पर अमेरिका में अपनी जगह बनाना, ये सब उनकी सोच को कैसे शेप देता है। खासकर अगर हम ट्रंप का दौर याद करें, जब अमेरिका में नस्लवाद और एंटी इमिग्रेंट माहौल काफी बढ़ गया था। हाँ, ये पहलू बहुत अहम है। ट्रंप के दौर में हमने देखा कि कैसे H-1B वीजा जैसे प्रोग्राम्स पर निशाना साधा गया। ये कहा गया कि अप्रवासी अमेरिकी नौकरियां छीन रहे हैं। वो बातें तो थी। दक्षिण एशियाई और दूसरे अप्रवासी समुदायों के लोगों को उनके लहजे, उनके पहनावे या उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया गया, धार्मिक जगहों पर हमलों की खबरें आईं और कई बार तो उनकी अमेरिका के प्रति वफादारी पर भी सवाल उठाए गए। हाँ, ये दुखद था। संदेश साफ था, आप चाहे कितने भी सफल क्यों ना हो जाएं, आप हमेशा एक बाहरी या दूसरे ही रहेंगे। ये अनुभव किसी भी अप्रवासी के मन पर एक गहरी छाप छोड़ता है। तो ये एक तरह का विरोधाभास हुआ। एक तरफ वो अमेरिकन ड्रीम है जिसने उन्हें और लाखों लोगों को मौके दिए, आगे बढ़ने का रास्ता दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वही सिस्टम है जो उन्हें उनकी पहचान की वजह से किनारे कर सकता है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही जटिल, एक ड्यूल सिचुएशन है। मुमदानी जैसे लोग इस बात को समझते हैं कि बहुत से अप्रवासी अपने मूल देशों में, जिसे वो समाजवाद या सरकारी नियंत्रण मानते थे, उसकी दिक्कतों से भागकर अमेरिका आए थे। वो यहाँ अवसरों की तलाश में आए थे, किसी खास विचारधारा की तलाश में नहीं। हाँ, ये बात तो है।
इसलिए मोमदानी जब समाजवाद की बात करते हैं तो वो किसी किताबी सिद्धांत की बात नहीं कर रहे होते। उनके लिए ये शायद बराबरी, सम्मान और सिस्टम में अपनी सही जगह पाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। ये उस सेकंड क्लास सिटीजन वाली फीलिंग से बाहर निकलने का रास्ता है। तो क्या उनका मानना ये है कि आर्थिक बराबरी लाकर सामाजिक भेदभाव को कम किया जा सकता है? मतलब अगर लोगों की बेसिक इकोनॉमिक जरूरतें पूरी हों तो फिर ये जो नस्ल या धर्म के आधार पर बनी दीवारें हैं ये कमजोर पड़ेंगी। हाँ, उनका तर्क काफी हद तक यही है। उनका मानना है कि जब लोगों को रहने के लिए एक सुरक्षित और सस्ता घर मिलेगा, काम पर आने जाने के लिए सस्ता और भरोसेमंद ट्रांसपोर्ट होगा, उनके बच्चों को अच्छी देखभाल और शिक्षा मिलेगी, तो फिर पहचान के आधार पर समाज को बांटने वाली जो राजनीति है उसकी जमीन कमजोर होगी। अच्छा, देखिए, जब लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए ही संघर्ष कर रहे होते हैं तब उन्हें पहचान के नाम पर लामबंद करना आसान होता है। लेकिन जब बुनियादी आर्थिक सुरक्षा होती है तो शायद लोग साझा हितों और साझा इंसानियत पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। ये आर्थिक न्याय को सामाजिक न्याय से जोड़ने की एक कोशिश है। लेकिन यहाँ वो व्यवहारिकता, वो प्रैक्टिकलिटी वाला सवाल फिर से आ जाता है। क्या ममदानी सिर्फ बड़े बड़े आदर्शों की ही बात कर रहे हैं या उनके नजरिए में जमीनी हकीकत का भी ध्यान रखा गया है? क्योंकि सामाजिक न्याय के नेक इरादे अक्सर लागू करने की जो चुनौतियां होती हैं उनमें उलझ कर रह जाते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है और ममदानी इस पर लगातार जोर देते हुए दिखते हैं कि सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें एफिशिएंसी यानी दक्षता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब काम होना चाहिए। हाँ, काम सही तरीके से और असरदार ढंग से होना चाहिए। इसीलिए उनकी नीतियों में आप देखेंगी कि ट्रांसपेरेंसी, नतीजों पर फोकस और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस का इतना जिक्र है। वो एक ऐसी सरकारी व्यवस्था चाहते हैं जो सिर्फ पैसा खर्च ना करे बल्कि उस पैसे का हिसाब भी दे और ये बताए कि उससे नागरिकों को क्या फायदा हुआ। उनका मॉडल सरकारी नियंत्रण से ज्यादा सरकारी जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी पर आधारित लगता है। ये पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की बात नहीं करता बल्कि उसके अंदर न्याय और फेयरनेस के एलिमेंट को मजबूत करने की कोशिश करता है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि उनके जो आलोचक हैं वो इसे शायद बहुत ज्यादा आदर्शवादी, मतलब यूटोपियन कहकर खारिज कर सकते हैं कि भाई ये सब कागज पे अच्छा लगता है पर असल दुनिया में काम नहीं करेगा, जबकि उनके समर्थक इसे अमेरिकी लोकतंत्र के एवोल्यूशन का अगला जरूरी कदम मान सकते हैं? निश्चित रूप से इस पर दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं होंगी और हो भी रही हैं। इसे एक तरह के हाइब्रिड मॉडल के तौर पर देखा जा सकता है जहां समाजवाद की जो करुणा है, जो सामाजिक जिम्मेदारी की भावना है, और पूंजीवाद की जो डायनामिज्म है, जो इनोवेशन की क्षमता है, दोनों को साथ लाने की कोशिश है। हाँ, एक मिक्स। हाँ, एक मिक्स। ये बाजार को खत्म करने की बात नहीं बल्कि उससे ज्यादा मानवीय और सबके लिए फायदेमंद बनाने की बात है। ममदानी ये भी दिखा रहे हैं कि जरूरी नहीं कि सामाजिक बदलाव हमेशा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ही आए। ये सरकार के अंदर रहकर सोच समझकर बनाई गई नीतियों और जिम्मेदार गवर्नेंस के जरिए भी लाया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो ज़ोरान ममदानी का ये जो नजरिया है ये हमें क्या बताता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, इसका निचोड़ ये है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अगर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी के साथ जुड़ा हो तो ये सिर्फ एक इमोशनल नारा या एक पुरानी विचारधारा की धूल झाड़ कर पेश करना नहीं रह जाता। ये एक प्रैक्टिकल, नतीजों पर आधारित पॉलिसी फ्रेमवर्क बन सकता है। ये सिर्फ सरकार द्वारा खैरात बांटने के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जहां हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का एक फेयर चांस मिले और बेसिक जरूरतों के लिए संघर्ष ना करना पड़े। ममदानी का सबसे बड़ा दाव शायद यही है कि समाजवाद को सफल बनाने के लिए उसे ज्यादा स्मार्ट बनाना होगा, डेटा और नतीजों पर आधारित, न कि सिर्फ सरकारी कंट्रोल पर। दिलचस्प बात है। ये एक ऐसे लोकतंत्र की तस्वीर पेश करता है जो सिर्फ आदर्शों पर नहीं टिका बल्कि करुणा और कुशलता, कंपैशन और कॉम्पिटेंस दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपने समर्थकों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हाँ, सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर बना सकती है, लेकिन उसके लिए उसे ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा जवाबदेह और ज्यादा कुशल बनना होगा। और ये बात सिर्फ न्यूयॉर्क या अमेरिका तक ही सीमित नहीं रह सकती।
उनकी ये जो पॉलिटिकल जर्नी है ये शायद एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। एक ऐसा मॉडल जहां सामाजिक कल्याण के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य को हर चीज अपने हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि बाजार की शक्तियों का समझदारी से इस्तेमाल करके और गवर्नेंस को ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर भी ये लक्ष्य पाए जा सकते हैं। बिल्कुल। ये मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह नकारने के बजाय उसे अंदर से सुधार कर सबके लिए बेहतर बनाने का एक तरीका हो सकता है। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ज़ोहरान ममदानी का ये प्रयोग, जो सामाजिक जिम्मेदारी को बाजार की व्यवहारिकता और तकनीकी कुशलता से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, न्यूयॉर्क जैसे बड़े और जटिल शहर में कुछ हद तक भी सफल होता है, तो क्या ये दुनिया के दूसरे हिस्सों में, खासकर उन समाजों में जो बहुत विविध हैं, ग्लोबलाइज्ड हैं और बढ़ती आर्थिक असमानता की चुनौती से जूझ रहे हैं, उनके लिए कोई सबक या कोई नया रास्ता दिखा सकता है? क्या ये सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास के बीच संतुलन साधने का एक नया खाका, एक नया ब्लूप्रिंट पेश कर सकता है? सोचने वाली बात है।